मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, सहायक आचार्य इतिहास। हम आपसे आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे हम पहले वाले वीडियो में आधुनिक विश्व के अध्याय पुनर्जागरण के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें हमने पुनर्जागरण के अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषताएं और पुनर्जागरण के काल के बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण जो हुआ उसके क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से पुनर्जागरण संभव हुआ। तो इसके पहले कारण के रूप में हम लेते हैं क्रूसेड या धर्म युद्ध। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जेरूसलम ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल था। 1076 ईस्वी से में सेल्जुक तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता का अनुसरण किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक एलेसियस ने पोप अर्बन द्वितीय से तुर्कों के विरुद्ध मदद मांगी। 1095 ईस्वी से 1270 ईस्वी के मध्य 8 क्रूसेड्स हुए, अर्थात जेरूसलम को वापस लेने के लिए ईसाइयों ने मुसलमानों से जो युद्ध किए वो क्रूसेड्स कहे जाते हैं। 1212 ईस्वी का 5वां क्रूसेड्स बच्चों का क्रूसेड्स कहा जाता है। यह एक दर्दनाक घटना थी। एक फ्रांसीसी स्टीवन ने 30,000 बच्चों को क्रूसेड के नाम पर उत्तरी अफ्रीका तट पर ले जाकर बेच दिया। हिमालयन की प्राइड पाइपर की कहानी इसी घटना से प्रभावित मानी जाती है। पुनर्जागरण का क्रूसेड पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन धर्मयुद्धों से पश्चिम का पूर्व से संपर्क हुआ, जिससे पूर्व के तर्कशास्त्र, प्रयोग पद्धति व वैज्ञानिक खोजों की जानकारी पश्चिम को मिली। इससे पश्चिम में नई जागृति पैदा हुई व उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। तमाम पोप के आशीर्वादों के बाद भी ईसाइयों को जेरूसलम वापस लेने में कामयाबी नहीं मिली। इससे पोप और चर्च की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। फलस्वरूप धर्म के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला और यह नई सोच ही पुनर्जागरण थी। अब पुनर्जागरण के दूसरे कारण के रूप में हम लेते हैं व्यापार के क्षेत्र में विकास। क्रूसेड ने यूरोप को धनवान बनाया। धर्म युद्धों के पश्चात कई यूरोपीय व्यापारी पूर्व में, विशेषतः एशिया माइनर में पश्चिमी तटों पर रहने लगे। इन्होंने यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए। भूमध्य सागर में समुद्री गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इटली में कई व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए, जिनमें वेनिस कपड़ों के लिए, मिलान रेशम एवं हथियारों के लिए, फ्लोरेंस बैंकिंग, रेशम, ऊन, सोना एवं चांदी के लिए तथा ल्यूका चर्म एवं ऊन उद्योग के लिए विख्यात था। ये व्यापारिक केंद्र ही सांस्कृतिक केंद्र बने। संपूर्ण पुनर्जागरण काल में फ्लोरेंस सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना। व्यापार ने पुनर्जागरण को एक और प्रकार से प्रभावित किया। व्यापारियों द्वारा ब्याज पर ऋण लेने को चर्च की परंपराओं के विरुद्ध माना जाता था। इसे पाप समझा जाता था। व्यापारियों के लिए बिना ऋण के व्यापार असंभव था। इस प्रकार व्यापारियों का चर्च व धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदला व पुनर्जागरण के लिए वातावरण तैयार हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा कारण, अरब मंगोल संघर्ष। अरब मंगोल संपर्क ने भी पुनर्जागरण के लिए एक वातावरण तैयार किया। कई अरबी व्यापारी यूरोपीय देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे, विशेषकर स्पेन, सार्डिनिया, सिसिली आदि में। इन व्यापारियों ने यहाँ कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जो धर्मनिरपेक्ष थी, यानी किसी भी एक धर्म के प्रति उनका झुकाव नहीं था। इन संस्थाओं में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात आदि दार्शनिकों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार प्राचीन दार्शनिकों व विद्वानों के विचारों के अध्ययन से पश्चिमी देशों पर प्रभाव पड़ा। अरबों के संपर्क से अरबी गिनती, बीजगणित, कुतुबनुमा एवं कागज आदि पश्चिम पहुंचा। 13वीं शताब्दी में एक कुबलय खान नामक मंगोल शासक ने चीन में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया।
उसका उद्देश्य एशिया एवं यूरोप को एक सूत्र में बांधना था। उसने कई यूरोपीय दार्शनिक विद्वान दूतों को अपने दरबार में शरण दी। मार्को पोलो नामक वेनिस का इटालियन यात्री 1275 से 92 ईस्वी के मध्य कुबलय खान के दरबार में रहा था। इसने अपनी यात्रा के विशुद्ध वृत्तांत लिखे। इन वृत्तांतों से कई यूरोपीय यात्री प्रभावित हुए। क्रिस्टोफर कोलंबस उसी के यात्रा वृत्तांत से प्रभावित हुआ था। अरब मंगोल संपर्क के परिणाम स्वरूप ही पूर्व के दर्शन, अरबी गिनती, बीज गणित, कुतुबनुमा, कागज, छापाखाना एवं बारूद आदि की जानकारी पश्चिमी देशों को हुई। इन पश्चिमी देशों में फिर पुनर्जागरण की भावना का उदय हुआ। यानी पुनर्जागरण की भावना का अभिप्राय क्या है? बौद्धिक चिंतन के प्रति उनका झुकाव बढ़ा। चौथे कारण के रूप में हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया जो बांजेटाइन या पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्क नेता सुल्तान मोहम्मद II ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पूर्व 200 वर्षों से कुस्तुनतुनिया ग्रीक रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तुर्कों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई और ईसाइयों पर अत्याचार किए। कई विद्वान कुस्तुनतुनिया से ग्रीक, रोमन पांडुलिपियों को लेकर भागकर इटली के नगरों में जाकर बस गए। उदाहरण के लिए गियोबेनी ओरेल नामक एक पादरी 250 पांडुलिपियाँ एवं एक कार्डिनल बेसारी नामक पादरी 800 पांडुलिपियाँ लेकर इटली पहुँच गया। काब्रूसोलोरस नामक विद्वान ने प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों के अध्ययन के लिए फ्लोरेंस में एक संस्था स्थापित की। वह होमर पर छात्रों को भाषण भी देता था। इन ग्रीको रोमन पांडुलिपियों का नए सिरे से अध्ययन हुआ, जिससे नई जागृति, नई चेतना पैदा हुई। तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के कारण पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गया और इसी कारण से भौगोलिक खोजों की संभव हुई। पांचवा कारण के रूप में हम देखते हैं सामंतवाद का पतन। सामंतवाद के पतन में क्रूसेड ने अहम भूमिका निभाई। सामंतवाद के पतन से या इसके बंधन कमज़ोर होने से सामान्य वर्ग के लोग स्वतंत्र रूप से चिंतन करने लगे, क्योंकि पहले हमने देखा था कि मध्यकाल में सामंत लोग अन्य लोगों के पढ़ने पर, चिंतन पर, उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। छठे कारण के रूप में हम देखते हैं नगरों का विकास। व्यापार के विकास के कारण इटली में कई कस्बों और नगरों का विकास हुआ। व्यापारी वर्ग धनी व प्रभावशाली बना। इस व्यापारी वर्ग ने नगरों में बड़े बड़े भवन, प्रासाद बनवाए। इन भवनों को कलाकृतियों से सुसज्जित किया। इन व्यापारियों ने परंपरागत नियमों और बंधनों का उल्लंघन कर कला व संस्कृति को संरक्षण दिया। इटली के कई व्यापारियों ने प्राचीन दार्शनिकों के सिद्धांतों के अध्ययन के लिए संस्थाएं स्थापित की। फ्लोरेंस का मेडिची परिवार ने प्राचीन पांडुलिपियों के लिए धन दिया और प्राचीन विद्वानों के दर्शन जैसे प्लेटो आदि के अध्ययन के लिए फ्लोरेंस में अकादमी स्थापित की। इटली के प्रमुख नगर जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, जिनेवा, पीसा, प्रेटो, ल्यूका आदि प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बने। इस प्रकार के मैनर हाउस व बिशप के स्थान पर नए नगर और कस्बे सांस्कृतिक चेतना के केंद्र बन गए और इन केंद्रों से मानव में अब नई जागृति का उदय होने लगा। सातवां कारण के रूप में हम देखते हैं कागज व छापाखाना। परंपरागत दृष्टि से सर्वप्रथम 1005 ईस्वी में चीनियों ने कागज का प्रयोग किया। कागज पेड़ की छाल, रेशेदार पत्ते, पुराने कपड़े, मछली पकड़ने के जाल से बनाया जाता था। 751 ईस्वी में
अरब मध्य एशिया में एक युद्ध के पश्चात कागज़ बनाने वाले युद्ध कारीगरों को बंदी बनाकर अरब देशों में ले गए। इन अरबों के माध्यम से ही कागज़ यूरोप पहुंचा। अच्छी किस्म का कागज़ सर्वप्रथम इटली में प्रयुक्त हुआ, तत्पश्चात अन्य देशों में। 1450 ईस्वी में जर्मन गुटेनबर्ग ने छापाखाने का आविष्कार किया। 1454 ईस्वी में इंटेलिजेंस ऑफ निकोलस फोर्थ 31 पंक्तियों की व 1456 ईस्वी में लैटिन बाइबल प्रथम मुद्रित पुस्तकें थीं। कागज़ और छापे खाने ने किस प्रकार पुनर्जागरण को प्रभावित किया, ये चीज़ हम देखते हैं कि कागज़ और छापे खाने से पहले पुस्तकें हस्तलिखित होती थी और वो संख्या में कम थी, महंगी थी और पुस्तकों की पहुंच कम लोगों तक थी। कागज़ में मुद्रण के आने के पश्चात पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई एवं पुस्तकें सस्ती हुई। अब बाइबल जो ईसाइयों की प्रमुख धार्मिक पुस्तक थी, प्रत्येक ईसाई के घर पहुंच गई, वो भी देशज भाषा में, यानी उनकी स्वयं की भाषा में, लैटिन भाषा में नहीं, देशज भाषा में। ईसाई समाज का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदला। इस प्रकार रहस्यमय चिंतन का स्थान अब बौद्धिक चिंतन ने ले लिया। 8वें कारण के रूप में हम देखते हैं भौगोलिक खोजें। कुस्तुनतुनिया के स्थलीय भूमार्ग के अवरुद्ध होने के पश्चात यूरोपीय व्यापारियों ने पूर्व के लिए नए समुद्री मार्ग खोज निकालने का प्रयास किए। उस समय यूरोप में गरम मसालों की ज़बरदस्त मांग थी। प्रिंस हेनरी, कैप्टन डियाज, वास्को डिगामा एवं कोलंबस आदि ने भौगोलिक खोजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन खोजों के परिणाम स्वरूप पश्चिमी व पूर्वी सभ्यता और संस्कृति का समन्वय हुआ। इससे पश्चिमी समाज की चिंतन शक्ति का विकास हुआ और एक नई चेतना पैदा हुई जो कि पुनर्जागरण का प्रमुख कारण बनी। 9वें कारण के रूप में हम पुनर्जागरण के अगले कारण के रूप में देखते हैं विज्ञान के क्षेत्र में विकास। पुनर्जागरण काल में मनुष्य ने अपने भूतकाल में रुचि ली व उनमें अपने वर्तमान में रुचि लेने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसी जिज्ञासा ने नए आविष्कार व खोजों को जन्म दिया। कागज़, मुद्रण, कुतुबनुमा आदि ने भौगोलिक खोजों को संभव बनाया। कोपरनिकस, केपलर, ब्रूनो, गैलीलियो एवं न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने नई खोजें की, जिससे परंपरागत सिद्धांत नष्ट हो गए। इन नए सिद्धांतों से समाज की सोच में परिवर्तन हुआ और चिंतन शक्ति का विकास हुआ। अब विज्ञान निरीक्षण, अनुसंधान और जांच पर आधारित था। इससे पहले जो विज्ञान माना जाता था वो पादरियों के द्वारा जो भी बात कह दी जाती थी उसे ही सत्य माना जाता था। लेकिन अब किसी भी बात को तभी सत्य माना जाता था जब वो निरीक्षण या अनुसंधान या जांच के बाद वो सही साबित होती थी। ये परिवर्तन पुनर्जागरण काल में है। अगले कारण के रूप में हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास। मध्यकाल के अंत में यूरोप में कई शिक्षण संस्थाएं व विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जैसे पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, प्रयाग, हाइडेलबर्ग एवं वियना आदि। 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में 270 व्याकरण स्कूल स्थापित हुए और ये शिक्षण संस्थाएं बौद्धिक क्रांति का या चिंतन का केंद्र बन गई। अगला कारण पुनर्जागरण का अगला कारण के रूप में हम देखते हैं मानववाद का प्रभाव। मानववाद शब्द लैटिन के ह्यूमैनिटीज से बना है, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ है उच्च ज्ञान। मानव की मानव जीवन में रुचि ही मानववाद है। मानव की मानव जीवन में रुचि ही मानववाद है। मानववादी विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की शक्तियों का प्रयोग मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए किया गया। अब मनुष्य परलोक की चिंता छोड़कर इस लोक को स्वर्ग बनाने की कल्पना करने लगा।
इसी विचारधारा में पोप एवं चर्च का स्थान व्यक्ति एवं समाज महत्वपूर्ण माना। पेटार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। मानववाद में क्या होता कि पहले जो व्यक्ति थे वो स्वर्ग की कल्पना करते थे, स्वर्ग को सही बनाने का वो करते थे, लेकिन मानववाद के विचार आने से मानव जीवन में जो रुचि पैदा हुई वही पुनर्जागरण के विकास का एक कारण बनी। अगला कारण के रूप में हम देखते हैं स्कॉलास्टिक विचारधारा। मध्य युग में एक नई विचारधारा का प्रसार हुआ जिसे विद्वानों ने स्कॉलास्टिक विचारधारा या पंडित पंथ कहा। यह विचारधारा अरस्तु के तर्कशास्त्र और सेंट ऑगस्टाइन के धर्मशास्त्र पर आधारित थी। इस विचारधारा में तर्क और धर्म का समन्वय हुआ, परंतु 13वीं शताब्दी में इस विचारधारा का कड़ा विरोध हुआ। धर्म के स्थान पर वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कारों पर अधिक बल दिया गया। इस विचारधारा का विरोध करने वालों में अंग्रेजी विद्वान रोजर बेकन प्रमुख था। बेकन मशीन से चलने वाली बस, रेल, हवाई जहाज की कल्पना करता था। इसने वैज्ञानिक सोच व दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसके प्रचार के कारण बेकन को बंदी बना लिया गया एवं उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसे छोड़ दिया गया। उसकी मृत्यु को बौद्धिक दुखांत कहा गया। ये थे पुनर्जागरण के प्रमुख कारण।